हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, ये आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का पेपर है। 22 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 का ये पेपर है और अभी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप सब बढ़िया तरीके से अपनी जानकारी लेके अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड करके बढ़िया तरीके से फॉर्म फिलअप करिए और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिए। और हम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा ही रहे हैं, लगातार आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहिए और स्ट्रेटजी प्लानिंग सीखते रहिए कि क्या कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, क्या स्ट्रेटजी बनानी होती है, क्या प्लानिंग रखनी होती है। साथियों चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं बढ़िया धमाकेदार तरीके से, बढ़िया स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ। देखिए साथियों, आपके सामने पेपर पहला प्रश्न क्या है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त किया जाता है। जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त किया जाता है। बैकलाइट, टेफ्लॉन, फिनॉल या पॉलीथीन। तो साथियों आप लोग को पता ही है कि रसोई के जो बर्तन होते हैं उनमें नॉन स्टिक कोटिंग करने के लिए टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शानदार प्रश्न, सौरमंडल में जो होता है उसमें कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। जी हाँ साथियों, सौरमंडल में कितनी राशि चक्रों का उल्लेख है, 13, 11, 12 या 10। तो ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल में कितनी राशि चक्रों का उल्लेख है, तो 12 राशि चक्रों का उल्लेख है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ, प्रश्न समझिएगा थोड़ा सा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रश्न हमारा क्या है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह होता है वो निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय। तो ध्यान दीजिएगा, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह होता है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो नीति आयोग था, नीति आयोग अस्तित्व में आया, कब आया था अस्तित्व में, 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2015 या 1 अप्रैल 2014 या 1 दिसंबर 2014। तो ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग जो था वह 1 जनवरी 2015 को आया था। किसके स्थान पर आया था, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1 जनवरी सन 2015 को बनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रस्तावित जो है यहाँ पे क्या दिखा हो, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर। ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि करंट का प्रश्न है, करंट की जानकारी तो बदल जाती है। ठीक है, खेलों से संबंधित जितना मैंने एनालिसिस किया है उसमें से यदि करंट आ भी रही तो खेलों से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ें और अन्यथा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि द्वारा शुरू की गई है। जी हाँ, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की जो विधि है किसके द्वारा शुरू की गई है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या संयुक्त राष्ट्र द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की जो विधि होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था, जीवक, चिंतामणि, शिल्पादिकाराम या रामायण या महाभारत। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था, तो हो जाएगा महाभारत जो है तो वो किसके द्वारा लिखा गया था, महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम जो बदल कर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। यदि कोई पूछे आपसे कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है तो आप क्या आंसर देंगे, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अगला प्रश्न क्या है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया। जी हाँ, प्रश्न क्या है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया, शांता कुमार ने, रंगराजन ने, जवाहरलाल नेहरू ने या दिलीप सिंह भूरिया ने। तो ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या था। जी हाँ, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है, ज्योतिष, विज्ञान, व्याकरण या अंकगणित। तो ध्यान दीजिएगा, पाणिनि द्वारा जो लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक है उसका जो विषय क्या था, व्याकरण उसका विषय था। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
किस संविधान संशोधन के द्वारा, प्रश्न क्या है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। जी हाँ, किस भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम या 22वां संविधान संशोधन अधिनियम या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम या 24वां संशोधन अधिनियम। तो ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियरली सारी बातें समझ में आ रही होगी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारियों की श्रेणी से हटा दिया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है। जी हाँ, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का जो वेग परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन, त्वरण या कोणीय गति या विस्थापन। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई समय में किसी वस्तु का जो वेग परिवर्तन होता है उसको हम त्वरण बोलते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न क्या है, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता क्या होती है। जी हाँ, ब्रिटिश जो जलवायु में उगने वाली वनस्पतियां होती है कैसी होती है, नुकीली घास के मैदान या फिर रेगिस्तानी वनस्पति या मिश्रित वन या पर्णपाती वन। तो ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पति होती है उसमें कैसी होती है, पर्णपाती वन होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, पश्चिमी जो चक्रवात की उत्पत्ति कैसी होती है, कैस्पियन क्षेत्र से, मेडिटेरेनियन क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, लाल क्षेत्र से या अरब क्षेत्र से। ध्यान दीजिए, जो पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, बोर पद्धति के अनुसार, जी हाँ, बोर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन या अधिकतम 12 इलेक्ट्रॉन। तो बोर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम जो कोश होता है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। हेपेटाइटिस ए, आंत ज्वार, तपेदिक या हैजा। तो ध्यान दीजिएगा, आंत ज्वार भी बैक्टीरिया से, तपेदिक बैक्टीरिया से, हैजा भी बैक्टीरिया से होता है, लेकिन हेपेटाइटिस जो होता है ये बैक्टीरिया से नहीं होता, ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है। ठीक है, समझ में आई बात क्या। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो तमिलनाडु में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्यों में जब, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझिएगा प्रश्न को, क्या है कि मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज के रूप में क्या विकसित होता है, मादा शिशु, नर शिशु, जुड़वा या जुड़े हुए जुड़वा। तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज जो है तो मादा शिशु के रूप में जो है तो विकसित होता है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से, हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 244। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रश्न क्या है, इनमें से वित्त आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद जो 280 है वो वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्न में से किसके अनुसार, जी हाँ, प्रश्न क्या है, थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया तरीके से, कि निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से किसके अनुसार, इनमें से कौन से अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति मूल्य के बराबर होता है। टेलर के नियम के अनुसार, वालरस का नियम या विवलान का प्रभाव या शे का नियम। तो ध्यान दीजिए, वालरस का। इनमें कुछ याद करने वाली चीज नहीं, डायरेक्टली सीधे समझो और जानो, और क्योंकि ये ए टू जेड कॉपी पेस्ट आती है चीजें कि ये कथन किसने कहा, तो याद कर लो सीधा सा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न होते हैं, इस थोड़ा सा इसी तरह से आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा विजुअल नहीं हो रहा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। तो भारत का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो क्या है, भारत रत्न। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत, प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 280। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 338 के तहत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जो पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? रंगराजन समिति, एस तरूपोर समिति या वाई रेड्डी समिति या उर्जित पटेल समिति? ध्यान दीजिएगा, एस तारोपार जो समिति है वह समिति जो है तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है? जी हाँ, प्रश्न क्या है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या तिरुवनंतपुरम में? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 तक ही करते हैं क्योंकि अगले 25 प्रश्न अगले वीडियो में करवा दीजिए, जिससे आपको ज़्यादा बर्डन हो, आप बढ़िया मीठे मीठे तरीके से पढ़ते भी जाएं, आपको बोरिंग भी ना लगे, इसलिए 25 प्रश्न ही रखते हैं। ठीक है, आगे के 25 प्रश्न अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से लगातार मेहनत करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हम प्रीवियस ईयर के समय क्वेश्चन कराने, उसके बाद एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं, एक अलग से जीके का बढ़िया डाटा देते हैं। और आपने देखियो कि हमारी जो SSC GD की भी क्लास चली थी, बहुत ही धमाकेदार शानदार क्लास चली थी, विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आप भी लगातार जुड़े रहिए और बढ़िया तरीके से मन लाकर मेहनत करते रहिए और उज्जवल भविष्य को साकार करिए। साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय जय श्री राम।